बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एज और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जो है वो जोरों शोर से जारी है और आज होने वाले हमलों में ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जबकि ईरान अपनी मिलिट्री लीडरशिप को बचाने में एक बार फिर नाकाम नजर आ रहा है। इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह मेजर जनरल शादमानी को शहीद कर दिया है और ये करीबी साथी भी जाने जाते हैं। गुज़िश्ता रात अमेरिकी सदर की जानिब से ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की धमकी दी गई थी, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइली शहरियों को तल अवीव खाली करने का मशवरा दिया था। और आज सुबह अमेरिकी सदर कनाडा में जारी G7 ममालिक के सरबराही इजलास को छोड़कर हंगामी तौर पर अमेरिका वापस पहुंचे और अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया। यह बड़े गौरतलब बात है। कनाडा से वापसी पर साथियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम सीज फायर नहीं चाहते, बल्कि अब हकीकी खात्मा चाहते हैं और ईरान का हथियार भी डालना काबिल कबूल होगा। देखिए उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। दूसरी जानिब खबरें यह भी हैं कि अमरीकी सदर ने इसराइल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की मुखालफत की और जवाब फराहम किया गया कि इससे मामला मजीद गंभीर हो जाएंगे। लेकिन जब इसराइली वजीर आजम से इस हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करने से इस तनाज़े का खात्मा होगा, क्योंकि यह रजीम सऊदी अरब समेत खित्ते में दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस है। उनका मजीद क्या कहना था, यानी कि ईरान में मौजूद रजीम के खात्मे के हवाले से बातें शुरू हो चुकी हैं और अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि ईरान में हुकूमत को तब्दील किया जाए। लेकिन फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कहना है कि ईरानी हुकूमत को गिराने की कोशिश बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी। अब फ्रांसीसी सदर ने जोर दिया है कि मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि मुज़ाकरात का मकसद मसाइल का हल नहीं बल्कि अपनी मर्जी मुसल्लत करना होता है और नाकामी की सूरत में मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा दूसरे फरीक पर डाल दिया जाता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 20 मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया है और मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया जो हमले हुए हैं उनको यकसर मुस्तरद हम करते हैं और ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। मुश्तरका एलामिया में मजीद कहा गया कि हर उस इकदाम की मुखालफत करते हैं जो बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी हो, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम, हुस्न हमसायगी और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर देते हैं और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत को फौरी तौर पर रोकने की अशद जरूरत पर भी जोर देते हैं। और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हो रही है। कशीदगी को कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता को जोहरी और दीगर मौलिक हथियारों से पाक इलाका बनाने की फौरी जरूरत है और इस चीज को हम उजागर करते हैं जो खित्ते की तमाम रियासतों पर बिला इम्तियाज लागू होगा। खबरें यह भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने जा रहा है। अमेरिका ने मजीद F-22 और F-35 तैयारी मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका इस बात पर भी गौर कर रहा है कि ईरान के शहर फरदोर में मौजूद जेरे जमीन एटमी रिएक्टर बंकर बस्टर बमों से उस पर हमला करे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो जो है वो जंग की तरफ बढ़ेगा। दूसरी जानिब ईरान भी खलीज फारिज और खलीज ओमान को मिलाने वाली आबना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने पर गौर कर रहा है, जिसका इंदिया उसने पहले भी दिया है, जिससे दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई जो है वो की जाती है वो बंद हो जाएगी। अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो तेल की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, मजीद मामलात खराब होंगे। ईरान इसराइल जंग से मुतालिक आगे चलकर क्या सूरत हाल जनती, इस पर बात करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद होंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ अली सरवर नकवी साबिक सफीर हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। राव साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर, सूरत हाल आपके सामने आज मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर जो एक उसको निशाना बनाया गया और भारी तादाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो फौज को ले लें, बिल्डिंग्स को ले लें, दीगर जो उनके मामलात हैं, तो ये काफी नुकसान पहुंचा। इसकी तवक्को इसराइल नहीं कर रहा था कि ईरान इस हद तक स्ट्राइक बैक करेगा, तो आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको 1973 की अरब इजराइल वॉर पे ले जाऊंगा। जब वो जंग हुई थी तो उसमें इजराइल के ख़त्म होने का वो जो है ना एक खदशा पैदा हो गया था। बारलेव लाइन इजिप्शियन आर्मी ने क्रॉस की थी एंड दे वर अबाउट टू एंटर द सेंसिटिव एरियाज ऑफ इजराइल, तो अमेरिका उसकी मदद को आया। सीरिया ने पहले 3 दिन में इजराइल के 96 जहाज गिरा लिए। सैम 6 उनको रशिया ने दिया था, दैट वाज अ सरप्राइज वेपन। इराकी टैंक्स आ गए थे, तो फिर अचानक अमेरिका उसमें डायरेक्टली कूद पड़ा, उनको हेल्प किया। और जब जंग ख़त्म हुई तो सिनाई डेजर्ट आज़ाद हो चुका था
जो पहले 67 वॉर में उन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद इनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि हर उस मुल्क को न्यूट्रलाइज किया जाए, कमज़ोर किया जाए, तबाह किया जाए, जिससे इसराइल की एग्जिस्टेंस को कोई ख़तरा हो। 78 में उन्होंने अनवारुस सादात को बुला के कैंप डेविड साइन करवा दिया, और फिर उसको तेल अवीव बुला के इसराइली पार्लियामेंट को एड्रेस करवाया, नेसेट जो थी। तो वो जब वापस आए तो बड़े एहतजाज थे कायरो में, तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं इसराइल से लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता, तो मैं समझौता करके आया हूँ। बाद में फिर उनकी जान ले ली गई। अच्छा। 81 अक्टूबर में फिर इन्होंने इसराइल को बचाने के लिए, जब यहाँ खमीनी साहब का इनकलाब आया 1979 में, तो इन्होंने सारे अरब्स को कहा कि तुम्हारी बादशाहतों को खतरा है, को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो इन्होंने इराक को प्रॉम्प्ट करके 8 साल जंग करवाई ईरान के साथ, ताकि ईरान ना सिर्फ डेवलप ना करे बल्कि जो कुछ है उसके पास वो भी तबाह हो जाए। और अकेले ईरान ने उस जंग को 8 साल झेला, बहुत नुकसान हुआ, बट ये कौम बहुत अजीम है एक लिहाज से कि इसमें रेजिलियंस बहुत है, ये फिर उभर के आ गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला इनका चलता रहा। इनकी अमेरिकन मतलब सारी दुनिया भर की सैंक्शन इन पे लगी हुई थी, तो इन्होंने ऐसी सैंक्शन का फ़ायदा ही होता है कि खुद डेवलप करते। अच्छा, जब जंग हो रही थी, इन्होंने 81 जून में न्यूक्लियर रिएक्टर इराक का तबाह कर दिया। उसमें ये अरब मुल्कों से, जॉर्डन से, सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़ के गए, तो इनको तसल्ली कराई कि ये न्यूक्लियर वेपन इराक का आपके लिए भी खतरनाक हो सकता था। हैविंग सेड दैट, फिर सीरिया के साथ क्या हुआ, फिर लेबनान में जंग हुई, फिर लिबिया के साथ क्या हुआ। अब ले दे के आउट ऑफ रेंजेस में 2 मुल्क रह गए हैं जो इनको खटकते हैं इसराइल के खतरे के हिसाब से। 98 में पाकिस्तान न्यूक्लियर हो गया, तो वो हमारा कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं है इसराइल के साथ, लेकिन इसराइल हमें परसीव करता है कि हम उनके लिए खतरा हैं। तो ये अमेरिका, यूरोप और ये सारे उनकी वो थी कि जी पाकिस्तान को अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी तरह ना होने दें। आपके मिसाइल्स हैं, आपके और वेपन्स हैं जो आपके एयरफोर्स यूज कर सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। अमेरिका का ये है कि जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो इनकी फोर्सेस जहाँ जहाँ थी वहाँ आज भी मौजूद है। 74 में निक्सन और फिर 80 में ये जिमी कार्टर थी, इनके दौरान में कई बेसिस इनकी ख़त्म हुई, लेकिन रीगन ने दोबारा शुरू किया, और अब ये इन्होंने और मिडल ईस्ट में बेसिस बना लिए हैं। पहले ये मिडल ईस्ट नहीं था, कतर था, यूएई, ओमान वगैरह नहीं था, तो उन्होंने गल्फ वॉर के बहाने करके, अच्छा अल्टीमेटली इन्होंने इराक को भी बड़ा सजा दी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे। बाद में सॉरी कह लिया टोनी ब्लेयर ने कि जी ये तो खबर गलत थी। तो ये सिलसिला एक्चुअली, मेरी जाती राय ये है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, नकवी साहब बैठे हैं, ही कैन करेक्ट मी, कि ये बेसिकली सारा इसराइल को प्रोटेक्ट करने का वो है। तो अमेरिका तो चाहेगा कि जी यहाँ वटेवर वे कैसी रिजीम चेंज, मतलब देखिए ना, सबसे बड़ी तो धौंस धांधली बदमाशी यही है कि एक मुल्क कह रहा है कि उसकी रिजीम चेंज की जाए। तो आप मतलब वो अवाम ने इलेक्ट किया है, ठीक है, एलर्जी है, और ये माजी में भी एग्जांपल इसकी मिलती रही है कि प्रेशराइज करके रजीम चेंज का जो है वो राव साहब वो करते रहे हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि ईरानी जो है वो दबने वाली कौम नहीं, उन्होंने माजी में भी साबित किया है। तो नकवी साहब सेकंड करेंगे इस बात से, जो एक तो राव साहब कह रहे हैं कि ईरानी कौम दबने वाली नहीं, उन्होंने बहुत से पहले भी इस तरह के सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, अब भी करेंगे। प्लस अब ये जो इसराइल के साथ जंग है, इसमें क्या आप समझते हैं कि क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक तरफ तो सालिसी का किरदार करने की बातें भी हो रही हैं, चाइना की तरफ से भी कहा गया है। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दी कि ईरान शुड कंप्लीटली गिव अप। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा हिट कर रहा है ईरान को कि जनाब ये तो बराह रास्त सब फिर कह रहे हैं या तो गिव अप कर जाए, सरेंडर कर जाए, इसका मतलब आप जंग नहीं लड़ सकते। ऑन द अदर हैंड ईरानी कह रहे हैं कि हम तो फिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, दिफा करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरानी कौम में बड़ी खुददारी है और उनमें बड़ी ताकत है। वो मुत्तहिद हैं। ईरान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स नहीं हैं। ईरान में एक होमोजीनियस सोसाइटी है जो कि लासानी हिसाब से, मजहबी हिसाब से और बाकी सकाफती मामलों में वो सब एक हैं। उनका एक ही कल्चर है, एक ही रिलीजन है, एक ही पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ईरान में जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके अवाम की, वो इज़राइल से ज़्यादा है, क्योंकि इज़राइल में अभी भी ऑलरेडी वहाँ पे परेशानी हो गई है
और वो जो यहूदी कौम है उसने कभी फेस नहीं किया है। यानी दूसरी जंग अजीम के बाद ये जो नस्ल है, अब जो नस्लें हैं 2 या 3 नस्लें, वो उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल से वो दो चार नहीं हुए हैं जिसमें कि उनके रहने का ख़तरा, उनके अस्पताल, स्कूल, उनकी ट्रैफिक, वो सब चीज़ मुतासिर हुई है और उनके पूरे अपार्टमेंट्स तबाह हो गए हैं और बहुत सी जानें भी गई हैं। ये सारी बातें इजरायली कौम में बर्दाश्त नहीं है, वो घबरा जाते हैं और वो घबराएंगे, घबरा रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरे जहाँ तक इस मामले का हल का सवाल है, एक तो ये मुमकिन है कि और अमेरिका दबाव डाले और उनके एटमी प्रोग्राम के ऊपर वो मज़ीद सख्ती करे और मुमकिन है कि कोई हमला भी करे। और दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि सलामती काउंसिल फिर से मीट करे, मिले और वो एक कोई सीज फायर, जंग बंदी का कोई फार्मूला निकाले। पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान को भी इस मामले में एक बहुत अहम रोल मुयस्सर है। तो अब ये दोनों बातें चल रही हैं और देखना ये है कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक ईरान का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ईरान तो प्रेशर बर्दाश्त कर ही रहा है और करेगा मेरे ख्याल में, चाहे और भी दबाव पड़े उनके ऊपर। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। इजराइल की आवाम जो है वो परेशान हो गई है और वो परेशान रहेगी, मजीद परेशान होगी। तो ये और उनके पास ऑप्शन की बात यह है कि देखिए अब तो ये लड़ाई खुल के आ गई है सामने, ईरान के ऊपर हमले बहुत से हो रहे हैं, मगर जो इजराइल का आयरन डोम, जो बहुत फख्र था उनको इस बात पे कि आयरन डोम मिसाइल्स को रोक देता है, वो मुमकिन नहीं हुआ। फिर उनका दूसरा एक और जो प्रोजेक्ट है डेविड स्लिंग, वो भी कामयाब नहीं हुआ। इन सब को पेनिट्रेट करके इस ईरान जो है, नकवी साहब बात वही है ना कि वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। अमेरिका को भी यही था कि ईरान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसने ना सिर्फ रेजिस्ट किया, सरवाइव किया, बल्कि स्ट्राइक बैक किया और ऐसा स्ट्राइक बैक किया कि आज तक अभी तक इसराइल जो है वो सोच रहा है। खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ एयर कमोडोर मौजूद है, रिटायर्ड। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या लगता है ये जो अब अमेरिकी सदर इस वक्त लाइमलाइट में आए हुए हैं, वैसे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इस वक्त एक तो बराह रास्त उन्होंने जंग में शामिल होने की धमकी भी दे दी है, दूसरा ये जो G7 ममालिक के इजलास छोड़कर फौरी तौर पर वाशिंगटन वापस आए हैं और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया। ये खासा संगीन मामला आपको लगता है? क्योंकि इस तरह की हमने माजी में मिसाल नहीं देखी जिस तरह हंगामी बुनियादों पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप समझते हैं खासा संजीदा मामला है ये? अब बहुत शुक्रिया हमजा मुझे इनवाइट करने का। देखिए मुझे तो लगता है अब ये कि ये हम इसको अपनी टर्म में कहते हैं, हमारे उस्तादों में मार्शल राव हैं, सलाम उनको और आपके पेस्टर साहब को। बुनियादी तौर पर ये देखिए, ये है साइऑप्स इसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है और साइकोलॉजिकल चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं हराने के लिए ईरान को। मेरा ख्याल है इजरायली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं। सबसे ज्यादा बयानात उनके आ रहे हैं, वो लाइक सीनियर प्राइम मिनिस्टर एक्ट कर रहे हैं, और उसके दो ही मतलब होते हैं कि या तो वो बहुत चीजें सीरियस हैं और या फिर कोई उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ रहा है जब उनको मॉरल सपोर्ट देनी पड़ रही है आगे, और एक दौरे शॉर्ट करके आने पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है बड़े अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। ये प्रेशर माउंटिंग टेक्निक्स भी होती हैं। ऐसा शो किया जा रहा है कि बहुत प्रेसिंग चीज है, समथिंग बीइंग अनफोल्डेड, जैसे वो उन्होंने पहले दिन कहा था कि ईरानियंस को पता भी नहीं लगेगा क्या हिट करेगा उनको, समथिंग इज आल्सो कमिंग ऑन देयर वे। ये वो जितने इतने बयानात की मुझे नहीं लगता कि उनको शायद जरूरत है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी या मिलिट्री हिस्ट्री कह सकता हूँ, वो जितना कंपोज रहे मुझे लगता है, लेकिन वो शायद हमने नहीं देखा उनके पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो कंपोजर वाला एलिमेंट नहीं लग रहा उस तरह। लेकिन दैट सेज इट ऑल। देखिए दोनों मुल्कों की इस वक्त मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, दोनों इस कोशिश में है। वो क्या था? वो ये था कि दुश्मन पर एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करना, यानी इतनी ज्यादा कीमत जंग की डाल देना जिससे दूसरी साइड बर्दाश्त ना कर सके।
पाकिस्तान ने भी 10 तारीख को यही किया था, 10 मई को हिंदुस्तान पर जो टनेज की थी, जो बॉम्बिंग की थी, 26 टारगेट हिट किए थे, ऑलमोस्ट 16 एयर बेसिस हिट किए थे। वो प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज की थी कि ये कीमत देनी पड़ेगी, ये न्यू नॉर्मल वो नहीं होगा जो आपने 6 तारीख को या 9 तारीख को रात को किया है, न्यू नॉर्मल ये होगा। तो जितनी जल्दी आप इम्पोज करते हैं ये प्राइस, उतनी ही जल्दी फैसला आपके रिलेटिवली चांसेस होते हैं आपके हक में आने पे। मसला सिर्फ जिधर आ रहा है वो वॉर फाइटिंग स्टेमिना से आ रहा है, जहां पे आ रहा है वॉर फाइटिंग। देखिए, वॉर कल्बिनेशन स्ट्रैटेजी इज डिपेंडेंट ऑन वॉर फाइटिंग स्टेमिना आपका कितना है। वो क्वेश्चन मार्क ईरान का है। ऑब्वियसली वो बड़ी रेजिलिएंट कौम है, इसमें कोई शक नहीं, वो एक तहजीब है, सिर्फ कौम नहीं है। लेकिन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया में उसके साथ हार्डली कोई मुल्क है आजकल, खासतौर पे जो देखेंगे रिलेटिवली आइसोलेटेड है। इजराइल के पास बहुत एडवांटेज है, उसकी माइट है मिलिट्री का, उसको सपोर्ट नो लेस देन यूएस से मिल रही है। और जिधर इजराइल का डिसएडवांटेज है मेरी नजर में वो ये है कि इजरायली पॉपुलेशन देखिए वो इतनी यूज टू नहीं है इस तरह की टनेज बॉम्ब रिसीव करने की। वो तो हमेशा दूसरे मुल्कों पर फेंकते रहे हैं, उनको पता नहीं है ग्रिड स्टेशन उड़ाने का मतलब क्या होता है, उनको पता नहीं है हॉस्पिटल बिजली के बगैर कैसे होते हैं, उनको पता नहीं है पूरी रात शेल्टर में कैसी 4-5 रातें हम गुजारते हैं। जो इजराइल को एक और डिसएडवांटेज है, इजराइल को कवर करना पड़ता है अपने से 70 गुना रकबा ज्यादा बॉम्बिंग के लिए या जो भी टारगेटिंग करनी है। ईरान 70 गुना बड़ा है इजराइल से, और अगर आप पाकिस्तान से रिलेट करें तो पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इजराइल, और 40 गुना छोटा पाकिस्तान नहीं है, हमारे केपीके का भी चौथा हिस्सा है इजराइल का जो रकबा है। तो ईरान को जो एडवांटेज है वो है लिमिटेड स्पेस की, ग्राउंड स्पेस की, कि आपने फोकस करके मार सकते हैं। अगर उनके 20-30 ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल गिरते हैं ईरान के फायर किए हुए इजराइल पर, तो वो बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों में हर एक में बराबर का फैल रहा है। इफेक्ट उसका कितना हुआ है वो इट इज येट टू बी सीन। लेकिन एक फायदा जो ईरान को हो रहा है वो है कि वो विल टू फाइट जो है इजरायली कौम की, पब्लिक की, मुझे लग रहा है उसको टारगेट कर सकते हैं, और यही शायद उनके पास चॉइस है। और ज्यादा मिलिटरीली मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो बातें हो रही है आपने हर्मज को ब्लॉक करने की, ईरान की तरफ से 20 से 30% जो गैस और तेल की सप्लाई है वो इस रास्ते से होती है। तो ये अब ईरान के पास अहम हथियार है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आबिद राव साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो न्यूयॉर्क टाइम ने खबर दी है, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि वो अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है कि फर्डो में मौजूद जो ज़ेरे ज़मीन ईरानी एटमी रिएक्टर है उस पर बमबारी के लिए इसराइल अमेरिका से कह रहा है कि जनाब हमें वो जो बॉम्बर बस्टर, वो बंकर बॉम्बर जो बस्टर है वो दिया जाए, उससे हम मुकम्मल तौर पर इसे तबाह कर देंगे। तो ये खासे इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका इसकी हामी भर लेगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा? मेरा तो ख्याल है कि वो जरूर करेगा, बिकॉज ये जब इन्होंने ठानी है, बिकॉज अब देखें ये है कि कौन पहले ब्लिंक करता है। इजराइल ने जिस मकसद से ये जंग शुरू की थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने की उस पर थी। अब अगर वो जब तक उसे टोटली नहीं डिस्ट्रॉय कर लेते इन देयर ओन ओपिनियन, तो वो उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। और ये भी इम्कान से बाहर नहीं है कि अमेरिका इस पे हामी भर के इनको ये कर देगा। अमेरिका ने माजी में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं बचाने के लिए अपने तय खुद, और इनके पास जो आप ब्रेक पर जाने से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात कर रहे थे, ये तो देखिए ईरान ने धमकी 1988 से अब तक दी हुई है। वो इराक की वॉर ख़त्म हुई थी तब से उन्होंने कहा था कि ये हम बंद कर देंगे, और इसमें नुकसान आप इराक का तेल यहाँ से जाता है, कुवैत का जाता है, कतर का जाता है, सऊदी अरेबिया आराम को यहाँ से भेजता है, फिर यूएई है। तो ये एक बहुत बड़ी ऑयल की एक चेन है जो डिसरप्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये इन्होंने ये भी शोशा छोड़ा था, एक मैंने किसी अखबार का देखा था इजराइल ने, कि अगर यूरोप ये अपना ईरान अपना न्यूक्लियर वेस्ट इसमें खलीज फारिस में डंप कर देता है, तो ये जितने भी ये मुल्क हैं इनका पानी यहीं से डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए पीने का मिलता है, ज़राअत का इस्तेमाल का सारा वो होता है। तो फिर ये इन मुल्कों के लिए पानी की भी जो स्टार्विंग होगी वो फेटल हो सकती है बहुत से उस पर, बिकॉज किसी के पास इतने रिजर्वायर नहीं है कि आबादी को 3 से 7 दिन का ये स्टोर करते हैं तेल पानी वगैरह। तो कहने का मकसद ये, इसके तो बहुत ही ज़्यादा भयानक नताइज हैं अगर इकोनॉमीज़ पे, फिर सर्वाइबिलिटी पे। आप अगर 73 का मैं फिर रेफरेंस दूंगा, जब
उन्होंने कहा था कि हम उन मुल्कों को तेल नहीं बेचेंगे जिन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है। तो कितनी पैनिक मची थी और सारा कुछ जो है ना वो मोशन में आ गया था कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। हाउएवर अब ये बहुत से मुल्कों के लिए फिर इनकी अपनी इंटरनल ट्रेड भी जो समंदर से आती है, जो चाइना से करते हैं, जो ये औरों से करते हैं, इंडिया से और ताइवान, हांगकांग से, तो वो सारी यहीं से जाती है शिप्स पे। सिर्फ इनमें एक मुल्क है जिसकी पोर्ट वो जद्दा है, वो दूसरे, बाकी तो सारों का इधर ही है। तो ये बहुत बड़ी एक धमकी है। अल्लाह ना करे ये मटेरियलाइज हो, अल्लाह ना करे वो नौबत आए ईरान कि वो करें, बिकॉज इसमें तो बहुत से और दुनिया, अब देख रहे हैं एक दिन जिस दिन जंग को हुए थे इसकी तेल की कीमत 10% बढ़ गई थी। तो अगर न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करके ये जंग बंद करने का वो है तो ये बिल्कुल इम्कानी चीज है, ये हो सकती है। कितनी देर लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा खालिद साहब, आपका इस पर सर कमेंट चाहूंगा। ये जो अपना हरमज की बात की जा रही है कि इसको ब्लॉक कर देगा, और जिस तरह से अभी राव साहब ने भी कहा कि खासा ये संगीन मामला हो जाएगा अगर ये ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया की तजारत है वो कट के रह जाएगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस पर? देखिए अफजल, पहले ही जो ईरान है ना उसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इतना कंफर्ट लेवल नहीं है। और जब इतना जो ट्रेड आप कह रहे हैं गैस और ऑयल की इतनी बड़ी परसेंटेज दुनिया की हार्मोज से गुजरती है, तो ईरान ऑब्वियसली जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है उनकी तो लाइफलाइन है, उनकी बेसिकली इकोनॉमिक रूट है उनके लिए। अगर ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इंटरप्ट होती हैं तो दे बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज को और ज्यादा ऑफेंड करेगा। और ऑब्वियसली आपके सामने है कि अमेरिका का तो पहले से ही स्टैंस जो है वो एंटी ईरान बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो एक फ्यूल अप होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी, वॉर टर्मिनेशन है क्या ईरान के ज़हन में। सिर्फ एंगेज कर लेना तो नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे वॉर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर आपने टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी को की है तो उसका वे आउट क्या है, यानी व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि जो ही आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने ये करना है, हॉर्मुज ब्लॉक करना है, तो आया ईरान की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है। अगर तो वो है तो फिर सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ये चीजें लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। पहले आपकी इंटेंशन एंड देन आपकी ये देखी जानी चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी, और फिर ये देखना चाहिए कि आप सस्टेन कितना अर्सा कर सकते हैं उसको। अगर ये आप नहीं कर सकते तो सिंबॉलिकली अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा ऑफेंड करेंगे जिस चीज का आप काउंटर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल इस पे ये। ठीक है। नकवी साहब अभी उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। नकवी साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि 20% तेल है, 30% कुदरती गैस है, यहाँ से गुजरती है, पूरी दुनिया की तजारत जो है वो मेजर तजारत इसी रास्ते से होती है, तो अगर इसको ब्लॉक करता है ईरान तो खासी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ जरा ये भी सर कंफर्म कर दीजिएगा, इस्लाह कर दीजिएगा, ये जो 5वां अमरीकी बेड़ा वहां पर मुस्तकिल मौजूद है, और दूसरा ये कि कतर में अमरीकी सेंट्रल कमांडर का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है सर। जी हाँ, देखिए ये अगर जंग आगे बढ़ती है और ईरान ये तय करता है कि हॉर्मुज़ को ब्लॉक करे, तो फिर तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बड़े मसले खड़े हो जाएंगे और दुनिया की तिजारत बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। तो ये तेल और गैस की सप्लाईज और बाकी भी चीज़ जितनी तिजारत हो रही है वो सब बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान उस चीज़ को आगे अगर एक्शन लेता है तो वो काफ़ी मसले खड़ा कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मगरबी ममालिक ये शायद होने ना दें और इससे पहले ही कोई इसका रास्ता निकालें। अभी भी मुझे लगता है कि ये सारी भड़की के बावजूद ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान से एक डील करने के इरादे में हैं, और वो इसलिए कि वो खुद बिजनेसमैन हैं और वो उनका सारा उनकी सोच सारी वो तिजारत के तरफ होती है। तो अगर वो ईरान से गुफ्तगू करते हैं और ये तय करते हैं कि ईरान अपना प्रोग्राम आगे ना बढ़ाए। देखिए ना, एक है प्रोग्राम ख़त्म करना, एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना, वो ईरान नहीं मानेगा। लेकिन वो मुमकिन है ये मान ले कि
उसमें और आगे ना बढ़े। जो उसने एनरिचमेंट की है जो यूरेनियम की, वो 60% से और आगे ना बढ़े। उससे कम भी उसका हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, क्योंकि जो पीसफुल यूसेस जो पुरअमन इस्तेमाल है उसमें मेडिकल आइसोटोप्स चाहिए होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ आइसोटोप्स चाहिए होते हैं। तो वो 20% से ऊपर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब अगर 60% चला गया है वो, तो इसका मतलब है कि उसके इरादे एटमी हथियार हासिल करने के भी हो सकते हैं, और उस पर ट्रंप उसको रोक सकता है और रोकेगा गालिबन। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद कोई डील सामने आ जाए, मगर ये सब अभी कयास आ रही है। मुमकिन है कि वो ईरान की और शामत लाएं और पिटाई करें और वहाँ की आबादी को कहीं ज़्यादा मुश्किलात से गुजारें। अगर ऐसा होता है तो ईरान हुरमुज की तरफ भी जा सकता है, और ईरान अमेरिकन बेसिस जो हैं कतर में और बहरीन में ख़ास तौर पे, उन पे भी हमला कर सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो ये जो चाइना की तरफ से आज चीनी सदर ने एक्स पर एक बड़ा सादा सा लेकिन माने खेज एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। तो ये क्लियर कट मैसेज है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से आपने चीनी सदर के ट्वीट की बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि जनाब एक तारीखी हवाला भी दिया। उन्होंने कहा 100 साल पहले बरतानिया, 200 साल पहले फ्रांस और 400 साल पहले स्पेन की सल्तनतें भी यही समझती थी कि जनाब हम ही हम हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं है। तो एक सादा सा ट्वीट अब किया गया है सदर की जानिब से कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। क्या समझते हैं? एक तरफ तो चीन ने कहा कि हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, ये जंग रुकनी चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह के ट्वीट्स भी कर रहे हैं, तो ये खुला मैसेज भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँ। जब 65 वॉर खत्म हुई ना, तो ताशकंद डिक्लेरेशन जब इन्होंने अरेंज किया रशियंस ने, तो अलेक्सी कोसिगिन उनके वो थे प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर जो थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त कहा था, बिकॉज हम सैंक्शंस में हमने वो जंग लड़ी थी और हम अमेरिका से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि इन्होंने हमारे साथ हमारे दोस्त होके हमें क्राइसिस में हेल्प नहीं किया। तो उन्होंने ऑफर किया था कि रशिया भी आधी दुनिया को सपोर्ट करता है, सो डोंट थिंक ओनली अमेरिका कैन कीप यू अलाइव। तो ये वो स्टेटमेंट आज आप देख लें, उसके 60 साल बाद ये वही बात दोहराई है चाइनीज प्रेसिडेंट ने। बड़ी विजडम की बात है कि ये जो अलाइनमेंट्स डरा धमका के लालच दे के ये कंट्रीज को वक्ती तौर पे इस्तेमाल करने को, तो ये अब एक ऐन वक्त पे आई है कि सारी दुनिया को, ये मेरा तो ख्याल में इसमें उन्होंने जिनको एड्रेस किया है, तो उस लिहाज से ये बड़ा अहम मैसेज है। और ये बाकी जो, बिकॉज ईरान तो इस कैटेगरी में आता नहीं, लेकिन बाकी लोग जो जिनसे ये है कि जिसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो उनको ये बताने को है। और ये रिकॉर्ड भी है 1945 एक साइलेंट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, एक साइलेंट मैसेज है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। बिल्कुल ठीक है। अली सरवर नकवी साहब, सर आपसे भी जानना चाहूंगा, अमूमी तौर पे हमने देखा कि चाइना का ये स्टाइल नहीं रहा, जिस तरह से सदर शी जिनपिंग ने ये ट्वीट किया है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। ये एक मैसेज है, एक साइलेंट मैसेज है। आप समझते हैं कि ये इस मौके पर, जहां पर एक तरफ तो शराकतदारी और ये अमन कायम करने की बातें कर रहा है चाइना, उस जगह पर इस तरह के स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है सर इससे आपको? जहाँ देखिए, चाइना की पॉलिसीज में एक इंग्लिश में जो कहते हैं एवोल्यूशन हो रही है। पहले चाइना बिल्कुल इनडिफरेंट कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसका एक बुनियादी उसूल डेंग ज़ाओपिंग ने जो बनाया था कि वो दुनिया में सियासी मामलों में कहीं मुदाखलत न करे, तो वो उन्होंने बहुत दिन तक मेंटेन किया। लेकिन अब चाइना एक इक्तिसादी ताकत बन चुकी है, और वो अब दुनिया में दिलचस्पी भी उसकी हो रही है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अभी हाल में उन्होंने मीटिंग की बीजिंग में, कि मुशावरत की है कि हम तीनों मुल्क कैसे आपस में ताउन कर सकते हैं। और इसी तरह वो फार ईस्ट में भी मुख्तलिफ अपने एलाइड कंट्रीज़
के साथ वो मिलकर, आसियान के ममालिक हैं उससे मिलकर वो अपना उसूल कुछ अपने कायम कर रहा है, अपने मकासद आगे बढ़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ चाइना में एक एवोल्यूशन आ रही है। और ये बहुत अहम बात है, बहुत ही अहम बात है कि चाइना ने कहा है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। तो इसलिए ये जाहिर होता है कि अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस ख़त्म हो रहा है और चाइना मौजूद है इसको, इस चेंज को ओवरसी करने के लिए, और गालिबन चाइना फिर खुद भी सुपर पावर का स्टेटस अख्तियार कर सकता है। ठीक है, ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, सर आपसे भी इस पर एक कमेंट लेना चाहूँगा, सेकंड करेंगे इस बात पर जिस तरह से राव साहब ने भी कहा है और नकवी साहब ने भी कहा है कि चाइना का ये स्टांस रहा नहीं है, लेकिन चाइना ने अब ये बावर करवा दिया कि जनाब अमेरिका ही सब कुछ नहीं है, अब और भी कुव्वतें हैं जो अब आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ रही हैं। इस पर कमेंट कर दीजिएगा। सेकेंडली सर, ये जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, ये सही समत में जा रहे हैं? दफ्तर खारजा के 20 ममालिक के साथ जो है वो हम कामयाब हुए हैं ये एलामिया जारी करने में? ये मेरा ख्याल है अमेरिका ने कभी यूनिलैटरली इतना सपोर्ट कितने ऑल आउट एग्रेसिवली किया नहीं है। सपोर्ट वो इंक्लिनेशन जरूर देते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में किया था, आपने नोट किया था, उन्होंने अपनी कमेंट दिया था, अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, दोनों को इनकरेज किया था। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी ऑल आउट अमेरिकन प्रेसिडेंट आके पीछे खड़े हो जाएं एक ऑब्वियसली एग्रेशन के, तो जाहिर है मुझे लगता है चाइना मजबूरन ये देना पड़ा है। और आपने ठीक कहा है और दोनों ऑनरेबल मेहमानों ने भी सही कहा है कि ये चाइना जनरली इस तरह का इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन थोड़ा ये ज्यादा फोकस्ड उन्होंने शायद इसी वजह से बयान दिया है कि एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन मुझे लगता है कि जो बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो प्लेस नहीं हो पा रहे। एक दो मुल्क जो आपस में वैसे ही एक जंग में है, विच हॉस्टिलिटी है, ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, लेकिन इतना स्ट्रांग साइड लेने का थोड़ा सा शायद इतना प्रैक्टिकल बात नहीं लगी चाइना को, जिसकी वजह से किया। जहां तक आपने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की कही है कि जो हमने वो 20 मुल्कों वाला जो किया है वो जाहिर है बड़ा एक अग्रेसिव कैंपेन थी और पाकिस्तान ने एक बेफिटिंग किस्म का रिस्पांस किया है, which should be acknowledged and appreciated. इंशाल्लाह soon the results will come. और पॉजिटिव एक्शन है जिसको दुनिया एक पॉजिटिव ले रही है थ्रू आउट। हम यही कहते रहे हैं, पहलगाम का हमें सबूत दे दें, हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। इंडिया ने तो कुछ नहीं माना था, तो हमारा एथिकल बेहतर ग्राउंड था इस दफा। जी बिल्कुल ठीक है। राव साहब आपसे लास्ट कमेंट सर इसी पर, ये जो दफ्तर खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सफारती सतह पर ये कामयाब हुआ है अलॉन्ग विद 20 अदर्स मुस्लिम कंट्रीज, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, जंग तो किसी के भी उसमें फेवर में या उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो जो बाकी मुल्क हैं डेफिनेटली हमारी हमदर्दी ईरान के साथ है, बाकी जो आसिया के मुल्क हैं उनकी ईरान के साथ है कि ये इससे हमारे एक दौर में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बीच में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता रहा, बट दैट डजंट चेंज एनी रियलिटी। हमारी सारी हमदर्दियां इनके साथ है कि इनका नुकसान कम से कम हो, और वो मशरूत इनके साथ जो सीज फायर करवाना चाह रहे हैं उसमें जितनी इनकी इज्जत बच सके, ये बचा सकें बेहतर नेगोशिएशन से, वो ये करें। तो हमारा फॉरेन ऑफिस आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो है स्टेटमेंट दी है ऐसी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे आर डूइंग वेल और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। अल्लाह करे इसी तरह का ये स्पोर्ट है मुस्लिम ममालिक की, ये ईरान के साथ रहे और बिल आखिर ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।